स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी जानकारी लाए हैं कि आखिरकार इन्हें एक्सटेंशन कब तक मिलेगा, क्योंकि एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि एक्सटेंशन इन्हें दिया जा सके, क्योंकि एग्रीमेंट इनका खत्म हुआ है। कोविड-19 स्टाफ की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल विस्तार से हम ये जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। बात ओपीएस की ऑप्शन को लेकर भी करेंगे कि आखिरकार ये डेट भी अब बढ़ाई जा सकती है और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर ये विकल्प को लेकर डेट बढ़ाने की बात हो रही है। एनटीटी भर्ती पर महिलाओं की ओर से एक बड़ी चेतावनी दी गई है, क्या कुछ इनका कहना रहा है, जानकारी ये भी लेकर आए हैं। और नए भर्ती फॉर्मूले का यहाँ पर अब विरोध किया जा रहा है लोक सेवा आयोग की ओर से और कार्मिक विभाग के अधिकारियों की ओर से। फिलहाल देखिए, क्योंकि एक कमेटी का गठन किया गया था पूर्व वाईएएस अधिकारी दीपक शानन की अध्यक्षता में, इन्हीं की ओर से सुझाव दिया गया है नई भर्ती एजेंसी को लेकर। लेकिन भर्ती एजेंसी को लेकर एक जो फॉर्मूला तैयार किया गया है जिससे पारदर्शिता बनी रहे, फिलहाल इस फॉर्मूले को लेकर काफी ज्यादा विरोध कुछ अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। क्या ये फॉर्मूला है, क्यों विरोध किया जा रहा है, ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत आउटसोर्स से करना चाहेंगे, क्योंकि आज काफी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी सचिवालय में पहुंचे थे। ये कोविड-19 स्टाफ है। आईजीएमसी में फिलहाल इन्हें तैनात किया गया था जिस वक्त कोरोना महामारी चरम सीमा पर थी, और साथ ही साथ डीडीयू में भी ऐसे ही कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारी तैनात किए गए थे। हालांकि निरंतर इन्होंने उस वक्त से लेकर अभी तक अपनी सेवाएं दी है, लेकिन अब इनका एग्रीमेंट एक बार फिर खत्म हुआ है। एक्सटेंशन इन्हें दे दिया जाए, इसे लेकर ये सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, जब से लेकर नई सरकार बनी है तब से लेकर 2 बार ये इससे पहले भी एक्सटेंशन ले चुके हैं, क्योंकि बात यह है कि हर 3 महीने बाद इन्हें यहाँ पर एक्सटेंशन लेना पड़ रहा है। तो इसी के चलते एक बार फिर ये पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि बार बार इन्हें एक्सटेंशन जैसे शब्द से जूझना पड़ता है। कुल मिलाकर क्योंकि इनकी संख्या 300 के करीब है, ऐसे में इनकी ओर से ये हवाला दिया जा रहा है कि क्यों ना इन्हें एक जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए, एक पॉलिसी इनके लिए तैयार होनी चाहिए, ताकि बार बार इनका एग्रीमेंट खत्म होने पर इन्हें इस तरह के धक्के ना खाने पड़े। बड़ी बात यह है कि देखिए, इनकी सेवाएं अभी ली जा रही है लेकिन हाजिरी नहीं लग रही है। अब हाजिरी नहीं लग रही है तो सीधे तौर पर इसका मतलब ये है कि इन्हें वेतन नहीं मिलने वाला है। तो आज ये सचिवालय में आए थे। हालांकि इन्हें लेकर अपडेट सामने ये भी आई है कि स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये फाइल भेज दी गई है वित्त विभाग को। वित्त विभाग की ओर से जैसे ही इस फाइल पर मंजूरी मिलेगी तो फिर एक्सटेंशन को लेकर इनके ऑर्डर्स भी जारी हो जाएंगे। 1 से 2 दिन के भीतर भी ये राहत भरी खबर इन्हें सुनने के लिए मिल सकती है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि हर 3 महीने बाद इन्हें इस तरह से एक्सटेंशन लेना पड़ता है, एग्रीमेंट इनका खत्म हो जाया करता है। एनटीटी भर्ती को लेकर भी बड़ी अपडेट देना चाहेंगे। महिलाओं की ओर से दरअसल देखिए, अब आंदोलन को लेकर चेतावनी दी जा रही है। हाल ही में एनटीटी भर्ती के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था कि जिन महिलाओं ने महज 1 वर्ष का डिप्लोमा हासिल किया है उनसे 1 वर्ष का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन महिलाओं का ये कहना है कि इनकी उम्र बीतती जा रही है, अब इनके पास इतना समय नहीं है कि 1 वर्ष का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स ये करे। ऐसे में जल्दी इनके लिए भर्ती नियम तैयार होने चाहिए और एनटीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। देखिए, दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अभी केंद्र की ओर से जो लिस्ट सामने आई है, तो हिमाचल प्रदेश का एक भी संस्थान मान्यता प्राप्त इसमें नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो बाहरी राज्यों के कुछ एक संस्थान थे वो जरूर मान्यता प्राप्त थे, और महिलाओं का ये कहना है कि जिन्होंने बाहरी राज्यों से ये डिप्लोमा हासिल किया है, कम से कम उनके लिए भर्ती नियम शुरू होने चाहिए, यानी कि ये प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, भर्ती नियम इनके लिए तैयार किए जाने चाहिए। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये संस्थान मान्यता प्राप्त माने गए हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल है। अब 700 के करीब यहाँ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से ही उस वक्त ये डिप्लोमा हासिल किया था। तो मान्यता प्राप्त संस्थान जब है तो भर्ती नियम क्यों नहीं तैयार किए जा रहे हैं, क्यों भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, ये सवाल महिलाएं उठा रही हैं। और जिनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है उन्हें भी इसमें पात्र माना जाए। महिलाओं का ये कहना है कि उस वक्त महज 1 वर्ष का डिप्लोमा ही करवाया जाता था। एनसीटीई की जो अधिसूचना है उसमें अब 2 वर्ष का डिप्लोमा करवाने की बात हुई है। हालांकि एनसीटीई ने देखिए पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा ही इसमें अनिवार्य है। इन नियमों को नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी पूरे देश भर के वर्गों के लिए एक समान ही रहती है। तो ऐसे में कि पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए ये चेंज नहीं होगी। हालांकि इस शर्त में ज़रूर छूट दी गई थी केंद्र की ओर से, जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर खुद इस संदर्भ में बात करने गए थे, तो ये बात यहाँ एनसीटीई की ओर से ज़रूर कही गई थी कि 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स इन्हें बाद में ज़रूर करवा लिया जाए। लेकिन इसे करने के लिए महिलाएं तैयार नहीं हैं।
देखिए, अब ओपीएस को लेकर भी बात करना चाहेंगे। ओपीएस ऑप्शन की ये डेट बढ़ाई जा सकती है विकल्प चुनने के लिए, क्योंकि कर्मचारियों को कहा गया था कि वो एनपीएस के दायरे में ही रहना चाह रहे हैं या फिर ओपीएस में आना चाह रहे हैं। 2 जुलाई तक पहले ये अवधि थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है अगले 2 महीने के लिए। और कारण इसका ये है, एक तो एचएएस अधिकारी एसोसिएशन की ओर से भी ये मांग रखी गई है। लिखित में उन्होंने पत्र लिखा था सरकार को कि ये तिथि एक तरह से बढ़ा दी जाए। दूसरी ओर एनपीएस एसोसिएशन की ओर से भी ये पत्र सरकार को लिखा गया है कि इस अवधि को बढ़ाया जाए। कारण इसका सबसे बड़ा ये है, कुछ एक ऐसे कर्मचारी सामने आए हैं जिन्हें अभी 10 साल से भी कम का समय हुआ है सेवाएं देते हुए सरकारी क्षेत्र में, तो वो असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें एनपीएस में ही रहना है या फिर ओपीएस के दायरे में आना है। हालांकि अब सीएम सुक्खू जब शिमला लौटेंगे तो इस पर बड़ा फैसला संभावित है। हो सकता है कि ये अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि देखिए एनपीएस एसोसिएशन जिन्होंने ओपीएस के लिए बड़ा प्रदर्शन किया था, उनकी ओर से भी ये डिमांड रखी गई है। एचएएस अधिकारी एसोसिएशन ने भी ये डिमांड रखी है और बहुत सारे कर्मचारी जो असमंजस में हैं, उन्हें थोड़ा सा और समय मिल पाएगा ये सोचने के लिए कि आखिरकार कौन सी ऑप्शन उन्हें अडॉप्ट करनी है। अब नए असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑर्डर्स को लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये भी जल्दी ही नियुक्ति हो सकती है। हालांकि ये पिछले कुछ दिनों से हम देखिए जानकारी दे रहे हैं कि जल्दी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन इस बार की अगर जानकारी दे तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज सचिवालय पहुंच गए हैं। उन्होंने इसी नियुक्ति को लेकर विशेष तौर से बैठक बुलाई है अपने स्तर पर। अगर अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ये फैसला ले लेते हैं तो जल्दी ही ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे और कॉलेजेस को नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल पाएंगे, क्योंकि 250 के करीब इनकी संख्या है, अपनी नियुक्तियों को लेकर इंतजार में बने हुए हैं। और आज इसी संदर्भ में विशेष तौर से सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ अभी बैठक ले रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम कॉलेज प्रिंसिपल को लेकर बात करें तो देखिए डीपीसी अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि डीपीसी को लेकर डाटा जरूर शिक्षा निदेशालय से मंगवाया गया था। अब हो सकता है कि जल्दी ही इसके बाद रेगुलर प्रमोशन भी यहाँ प्रिंसिपल की हो पाए। 75 के करीब कॉलेजेस हैं जहां पर रेगुलर प्रमोशन प्रिंसिपल की हो पाएगी। लंबे समय से क्योंकि ये डीपीसी नहीं हो पा रही थी, प्लेसमेंट के आधार पर ही प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया जा रहा था, जिस वजह से बाकी वित्तीय लाभों से भी उन्हें वंचित रहना पड़ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, प्रिंसिपल भी रेगुलर तौर पर यहाँ प्रमोट हो पाएंगे, क्योंकि 5 जुलाई तक देखिए अभी इन्हें इंतज़ार करना होगा। दरअसल जो डाटा मांगा गया है निदेशालय से वो 5 जुलाई तक मांगा गया है, तो यानी कि 2 दिन अभी और रह रहे हैं। उसके बाद ये डीपीसी को लेकर भी आदेश जारी हो सकते हैं। अगली बात नए भर्ती फॉर्मूले को लेकर करना चाहेंगे। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। देखिए अभी क्या है कि क्लास 3 की भर्तियाँ हो सके, इसके लिए भर्ती एजेंसी तैयार करने के लिए कहा गया था एक कमेटी को। ये पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक शानन की अध्यक्षता में कमेटी तैयार की गई थी। कमेटी ने सबसे पहले प्रायोरिटी जिस चीज़ को देनी चाहिए है वो है पारदर्शिता को लेकर, कि आने वाले समय में ऐसी धांधलियां ना हो, पेपर लीक होने के मामले सामने ना आए। तो इसीलिए पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए इनकी ओर से एक फॉर्मूला तैयार किया गया था कि ओएमआर शीट पर अब कोई भी ये परीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन इस बात से ऐतराज़ काफ़ी ज़्यादा लोक सेवा आयोग के अधिकारी जता रहे हैं। दरअसल कार्मिक विभाग के अधिकारियों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जेओआईटी जैसे भर्तियों में 1 लाख से अधिक युवा आवेदन करते हैं। ऐसे में इतनी ज़्यादा संख्या में तो कंप्यूटर नहीं होंगे आयोग के पास, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है, अगर पारदर्शिता बनाए रखनी है तो आयोग के कार्यालय के भीतर ही फिर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इतनी संख्या में कंप्यूटर्स नहीं आएंगे, इतना बड़ा दायरा भी वहाँ पर नहीं हो पाएगा कि इतने सारे जो आवेदक हैं उनका एक ही जगह पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा सके। इसलिए इससे आने वाले समय में कई तरह की परेशानियां खड़ी होंगी। दूसरी बड़ी बात लोक सेवा आयोग की ओर से ये कही गई है कि यदि किसी बाहरी एजेंसी को फिर ये दायित्व दिया जाता है तो फिर सीक्रेसी को लेकर सवाल उठेंगे, क्योंकि एक राय ये भी यहाँ पर इस कमेटी की ओर से दी गई थी कि क्यों ना बाहरी एजेंसी को ही फिर ये दायित्व सौंपा जाए। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होंगी जिनके पास काफ़ी संख्या में कंप्यूटर्स होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो पाएगा। लेकिन बाहरी एजेंसी को अगर ये दायित्व सौंपा जाता है तो फिर सीक्रेसी को लेकर यहाँ खतरा बना रहेगा, कई तरह के सवाल उठेंगे आने वाले समय में। इसलिए लोक सेवा आयोग की ओर से स्पष्ट तौर से ना कर दी गई है कि अभी तक जो प्रक्रिया रही है उसमें बदलाव ना किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए वैसी व्यवस्था होना भी ज़रूरी है। हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट अभी कमेटी की ओर से सौंपी जाएगी, देखिए वो 15 जुलाई को सौंपी जाएगी। 15 जुलाई को ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह के नियम अब नई भर्ती एजेंसी के लिए बनाए जाएंगे, किस तरह से भर्तियाँ होंगी, क्या कोई और बदलाव भी यहाँ भर्ती फॉर्मूले में होगा या नहीं होगा। फिलहाल ये जो OMR शीट को रिप्लेस करने की बात हो रही थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, इसे एक तरह से अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से।
सीएम सुक्खू के हेल्थ बुलेटिन को लेकर भी हम आपको अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यूरिक एसिड बढ़ने के चलते इनके पैर में दिक्कत हो गई थी और चंडीगढ़ के फोर्टिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए ये पहुंचे थे। लेकिन अब डॉक्टर्स की राय के बाद इनका दौरा अगला कंफर्म हो चुका है, यानी कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कांगड़ा दौरे पर ये 5 जुलाई को रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले शाहपुर में जाएंगे, वहाँ पर पुलिस थाने की आधारशिला रखने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है, फिर पालमपुर में ही हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव में भी ये शामिल होने वाले हैं। ये एक तरह से इनका शेड्यूल कंफर्म हो चुका है और अब इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट हो चुके हैं। इसके बाद ही ये कंफर्मेशन भी इनके दौरे को लेकर देखिए सामने आई है और डॉक्टर्स की ओर से ही ये राय दी गई है कि अब ये बिल्कुल अपना दौरा पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए 8,000 पदों को लेकर भी अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि अभी पिछले 6 से 8 महीने में विभिन्न विभागों में पद यहाँ ज़रूर निकाले गए हैं। राज्य सरकार की ओर से ये भर्तियाँ निकाली गई थी। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6,000 के करीब पद भरने का फैसला लिया गया था, कैबिनेट में मंजूरी भी मिली थी। इसके अतिरिक्त डेंटल में भी यहाँ पर कुछ एक पद भरने का फैसला लिया गया था। विभिन्न विभागों में भी पद भरे जाएंगे, ये भी फैसला लिया गया था और मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। और जब हमने रोजगार कमेटी के अध्यक्ष मंत्री हर्षवर्धन चौहान से इस बारे में सवाल किया तो उनका ये कहना था कि हमने तो अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पद निकालने की बात हुई थी, सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, 20,000 के करीब नौकरियां दी जाएंगी, तो इसे लेकर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन पेच इस बात पर फंसा है कि नई भर्ती एजेंसी अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है, इसीलिए क्लास 3 की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और यहाँ धीमी गति से प्रोसेस चल रहा है। जब तक ये नई भर्ती एजेंसी बनकर तैयार नहीं होगी, इंतजार शिक्षा विभाग में भी करना होगा उन लोगों को जो आवेदन कर चुके हैं या इन भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार में बने हुए थे। और दूसरी ओर विभिन्न विभागों में भी जिन पदों को भरने का फैसला लिया गया है वहाँ भी अभी इंतज़ार करना होगा आवेदकों को, क्योंकि बड़ी बात वही है, जब तक नई भर्ती एजेंसी एक तरह से तैयार नहीं होती है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि विपक्ष की ओर से ये देखिए ये पिछले कल सवाल उठाया गया था जिसमें उनका कहना था कि 5 लाख नौकरियां देने की बात हुई है, जिसमें 1 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी जानी थी, लेकिन यहाँ तो नौकरियां देने के बजाय छीनने का प्रयास हो रहा है। तो इसी पर पलटवार करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये दलील दी है कि वो पद निकाल रहे हैं, भर्तियां होंगी, इस तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी नई भर्ती एजेंसी बनकर तैयार नहीं हुई है, इस वजह से प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा धीमा चल रहा है। देखिए शिमला जिला की पराला मंडी में भी आज एक बड़ा वाकया सामने आया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। पराला में प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण करने के लिए ये गए थे। उसी वक्त बागवान काफ़ी ज़्यादा रोष में आ गए और उन्होंने प्रदर्शन किया, गो बैक के नारे भी मंत्री को लगाए। और अभी हाल ही में जो एक फैसला लिया गया है कि पेटी में 24 किलो के हिसाब से सेब भरना है, इसी बात को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। आखिरकार इस वजन को निर्धारित क्यों किया जा रहा है, 24 किलो में ही इसे निर्धारित क्यों किया गया है, ये सवाल बागवान उठा रहे हैं। जल्दी इस फैसले को वापस लिया जाए, बागवान ये सहन नहीं करने वाले हैं। इस तरह की बात आज उनकी ओर से कही गई है। विरोध प्रदर्शन भी किया, कई तरह के नारे भी उन्होंने सरकार के खिलाफ लगाए हैं। और इस बीच एक और बड़ा वाक्य सामने ये भी आया, कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर की ओर से भी इस पर टिप्पणी की गई है। अपनी ही सरकार को घेरते हुए वो नजर आए हैं। उनका ये कहना था कि ये जो 24 किलो का वजन निर्धारित किया गया है, ये बिल्कुल भी बागवानों के हित में नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी है, पुनः इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि उस वक्त कुछ एक कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर के विरुद्ध खड़े हो गए थे। उनका ये कहना था कि जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल ठीक है, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। कुलदीप सिंह राठौर को यहाँ अपना नजरिया और सोच बदलने की आवश्यकता है। यानी कि आपस में ही ये एक दूसरे पर तंज कसते हुए आज नजर आए हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़ी भी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ओपीएस अभी तक बहाल इनके लिए नहीं हो पाई है और आज इन्होंने नई रणनीति तैयार कर ली है। 6 के करीब एजेंडाज हैं जो कि अगली बैठक में ये ले जाने वाले हैं। हालांकि जो 3 इसमें मुख्य एजेंडाज रहने वाले हैं वो यही है कि पहला ओपीएस इनके लिए बहाल कर दी जाए। जब एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल हो सकती है तो इन्हें क्यों इससे वंचित रखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर कही है कि इसका भी ये विरोध करने वाले हैं आने वाले समय में, और बिजली बोर्ड का जो निजीकरण किया जा रहा है इसे भी ये सहन नहीं करने वाले हैं। अगली बात मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन से जुड़ी करना चाहेंगे। डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। कारण इसका ये है कि जो प्रमोशनल पोस्ट है उसमें सेवानिवृत्ति के बाद री एम्प्लॉयमेंट का फैसला लिया गया है, तो इसी बात का ये विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार री एम्प्लॉयमेंट का फैसला प्रमोशनल पोस्ट पर क्यों लिया जा रहा है। इनका ये मानना है कि ये स्वास्थ्य विभाग की नाकामयाबी है कि रेगुलर डीपीसी इतने सालों से नहीं करवा पा रहा है, और इसका एक कारण इन्होंने ये भी दिया है कि स्थायी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में निदेशक की नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये सारा प्रोसेस
काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है, ना तो डीपीसी हो रही है और उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि डॉक्टर्स के हित में नहीं है। ये अपनी प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और अब ऐसे में इनकी प्रमोशनल पोस्ट पर रीएम्प्लॉयमेंट का फैसला लेकर इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे, इस फैसले को वापस लिया जाए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि विभिन्न विभागों में जिन भी कर्मचारियों ने अपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है उन्हें रेगुलर कर दिया जाता है, लेकिन चिकित्सक वर्ग में इसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है। अभी तक उन डॉक्टर्स को रेगुलर नहीं किया गया है जिन्होंने अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है। दूसरी ओर सेवा विस्तार की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जा रही है, यानी कि सेवा विस्तार काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स को दिया जा रहा है जो कि सरकार के या मंत्रियों के निजी हैं। तो ऐसे में जो ईमानदार डॉक्टर हैं इनका ये मानना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। तो ये भी व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में जल्दी ही ये बड़ा आंदोलन कर सकते हैं अगर इन सभी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है और जल्दी ही इस फैसले को भी वापस लिया जाए जो कि रीएम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रमोशनल पोस्ट पर लिया गया है। देखिए, वीआईपी नंबर को लेकर भी परिवहन विभाग की ओर से रेट तय किया गया है और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि 0001 नंबर अब 5 लाख रुपए में परिवहन विभाग द्वारा नीलाम किया जाएगा। इसी तरह से 0002 और 0010 तक के नंबर की जानकारी दे तो 75,000 में इन नंबर्स की नीलामी की जाएगी। 0011 से लेकर 0100 तक गाड़ी नंबर की नीलामी अब यहाँ 50,000 रुपये में की जाएगी। ये रेट आज निर्धारित हो चुके हैं और इसे लेकर अधिसूचना भी जारी हुई है। जीएनएम कोर्स की प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने वर्ष 2023-24 के लिए जीएनएम कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करती है। 6 सरकारी और 40 गैर सरकारी संस्थानों में जीएनएम कोर्स के लिए कुल 886 सीटें निर्धारित की गई हैं। दरअसल वो कुछ एक अभ्यर्थी जो कि नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसब्र रहते हैं, एक तरह से इंतज़ार में उनमें बना रहता है। तो ये अपडेट हम उनके लिए लेकर आए थे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।